guys, welcome back to my channel. Oh, come on. Hey guys, welcome back to another dose of taxation. If you're new here, please do like, share and subscribe to my channel below, and don't forget to press the bell icon for more updates on taxation like this. And today's video is all about residential status of an individual, HUF, and company, firm, AOP, BOI. Let's get started to the video. If you want to know more, then do subscribe to my channel. Hey guys, let's study residential status. First of all, we need to know why we need to study residential status. ज़रूरत क्या है रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ने के लिए? तो बेसिकली हमें हमारी गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, तो टैक्स किस पे लगेगा? टैक्सेबल इनकम पे। डेफिनेटली किसकी टैक्सेबल इनकम पे? टैक्स पेयर की। तो हमें ये फाइनली पता करना होगा कि हमें टैक्स पे करना भी है, किस इनकम पे हमको टैक्स पे करना है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए वी नीड टू नो कि कौन सी इनकम पे टैक्स लगाया जाएगा। अगर इनकम इंडिया में एक्रू हुई है या रिसीव हुई है और आउटसाइड इंडिया एक्रू हुई है, रिसीव हुई है, तो बेसिकली वहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस ही डिसाइड करेगा वहाँ पे इंडिया में टैक्स लगेगा, दैट इज टैक्सेबल इनकम फॉर इंडिया और नॉट. So let's study. So that's why we need to know the residential status of a person to know whether the income is taxable or not. Alright, I hope you guys understood why we need residential status. So क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ओके सो देखते हैं. टैक्स इंसिडेंस ऑफ एन असेसी डिपेंड्स ऑन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस. तो टैक्स इंसिडेंस बेसिकली किस पे बेसिस है? वो रेजिडेंशियल स्टेटस पे बेस्ड है. I hope you guys understood why do we need residential status, why do we need to study residential status actually. So let's read what is written on our windows. Tax incidence of an assessee depends on his residential status. Why? Whether an income accrued to an individual outside India or inside India. अगर outside India accrue हो रही है या inside India accrue हो रही है, then we need to know वो अगर person India का resident है और non और ordinarily resident है, तो उस cases में क्या होगा? हमारी income जो है, जो उस person ने, उस assessee ने earn करी है, उस पर टैक्स कहाँ पे किया जाएगा? डेफिनेटली जहाँ पे इनकम एक्रू हो रही है. इफ़ वो रेजिडेंशियल स्टेटस के तौर पे ये डिस्क्राइब हो जाता है कि वो रेजिडेंट है या रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है, तो डेफिनेटली चाहे वो इनकम आउटसाइड ऑफ इंडिया ही क्यों ना अर्न की गई हो, उस पर इंडिया में टैक्स पेबल होगा. सिमिलरली वेदर एन इनकम अर्नड बाय अ फॉरेन नेशनल इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, इंडिया इज टैक्सेबल इन इंडिया डिपेंड्स अपॉन द रेजिडेंशियल स्टेटस. कोई नॉन रेजिडेंट है अगर इंडिया में है वो, तो डेफिनेटली वी नीड टू नो कि उसका क्या स्टेटस है. जब तक हमें स्टेटस पता नहीं लगेगा, हम किसी की भी इनकम पे टैक्स इंप्लीमेंट कर नहीं सकते, उस पर हम टैक्स लगा नहीं सकते. इसलिए हमें रेजिडेंशियल स्टेटस की हेल्प से हमें पर्सन का रेजिडेंट पता करना पड़ता है कि वो रेजिडेंट है या नहीं है. देन ओनली देन वी कैन चार्ज इनकम टैक्स ऑन हिज इनकम. ऑल राइट, so let's go ahead. Therefore the determination of the residential status of a person is very significant in order to find out his tax liability. So obviously we need to pay the tax to the government. So government चाहती है भाई पहले हमें को बताओ कि तुम रेजिडेंट हो या नहीं हो. अगर रेजिडेंट हो तो पे करो, अगर नहीं हो तो नहीं पे करोगे, क्योंकि हम एक ही इनकम पे दो बार टैक्स लगा नहीं सकते. कि अगर आउटसाइड इंडिया है और वो नॉन रेजिडेंट भी है, वो आउटसाइड इंडिया में अपना टैक्स पे कर रहा है, तो वो इंडिया में क्यों करेगा? यही बात है ना. तो अगर इंडिया का रेजिडेंट है तो पे करेगा, अगर इंडिया का रेजिडेंट नहीं है तो पे नहीं करेगा. इस पे कोई सिटीजनशिप इम्प्लीमेंट नहीं होती है, इसमें सिटीजनशिप का कोई चक्कर नहीं है. सिर्फ आपको रेजिडेंट के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं. अगर आप उसको सेटिस्फाई करते हो तो आप रेजिडेंट माने जाते हो, अगर नहीं सेटिस्फाई करते हो देन आप नहीं माने जाते हो. ऑलराइट, तो गाइज हमारी टैक्सेबल एंटिटी कौन सी है, कौन सी एंटिटी को टैक्स पे करना पड़ेगा, या हम किसका स्टेटस चेक करेंगे? दैट इज एन इंडिविजुअल, वी पर्सन्स एंड पर्सन्स नो इंडिविजुअल्स. पर्सन की कैटेगरी में ये सारे आते हैं. कौन कौन आता है? इंडिविजुअल आता है, HUF, फर्म, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड एनी अदर पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन. इन सब के लिए डेफिनेटली हमको पता होना चाहिए इनका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है. इंडिया में रहते हैं तो क्या वो इंडिया के रेजिडेंट है? अगर हैं तो डेफिनेटली दे हैव टू पे टैक्स ऑन दैट इनकम, अदरवाइज नो. ऑल राइट, सो लेट्स step to another point. The following table explains how these are subcategorized with respect to their residential status.
सो इंडिविजुअल HUF रेजिडेंट हो सकते हैं, नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं। रेजिडेंट अंदर 2 टाइप्स हैं, एक ऑर्डिनरीली और नॉन ऑर्डिनरीली। इनकी कंडीशंस है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट जो कंपनी है, अदर चीज़ आ जाती है जिसपे कंपनी आ गई, फर्म है, एसोसिएशन ऑफ पर्सनस है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, उनमें सिर्फ 2 कैटेगरीज होती हैं, दोज आर रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। उसमें कोई ऑर्डिनरीली और नॉन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट नहीं होता है। सो let's see. So there are some important considerations which we need to consider before calculating the residential status of any person. I am talking about person में हर कुछ include होता है, individual, HUF, firm, company, AOP, BOI, everything. Okay, so first point is residential status for each previous year. Residential status of an assessee is to be determined in respect of each previous year as it may vary from previous year to previous year. मतलब every previous year का हम previous year लेंगे, उसमें हम डेफिनेटली कैलकुलेट करेंगे कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या था उस पर्सन के लिए। ऑलराइट, लाइक प्रीवियस ईयर के अगर हम प्रीवियस ईयर की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम प्रीवियस ईयर का ही देखेंगे कि वो उस ईयर में कितने टाइम के लिए इंडिया में स्टे करी थी उसने, एंड जो वेरी करता रहेगा जिस भी हम प्रीवियस ईयर की इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर टैक्सेबल पर्पसेस। द सेकंड पॉइंट इज डिफरेंट रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर डिफरेंट असेसमेंट ईयर। सो डेफिनेटली एवरी ईयर रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज होता है। एक साल में आप इंडिया के रेजिडेंट हो तो डेफिनेटली अगले साल में ऐसे हो सकता है पॉसिबल कि आप इंडिया के रेजिडेंट नहीं हो। इट्स नॉट अबाउट सिटीजनशिप, वी आर टॉकिंग अबाउट रेजिडेंशियल स्टेटस कि रेजिडेंट मतलब कि वो कितना टाइम इंडिया में स्टे करा था। हो सकता है क्या कंडीशंस को अगर फुलफिल करता है तो पिछले साल में रेजिडेंट था और इस साल में नहीं है, अगले साल में होगा, या पिछले से पिछले साल में था नहीं है। सो एवरी ईयर ये चेंज होता रहता है। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज रेजिडेंट इन इंडिया एंड अब्रोड। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर पर्सन इंडिया में रह रहा है, रेजिडेंट है इस ईयर में, तो वो किसी और कंट्री में भी रेजिडेंट नहीं हो सकता। सो हम अपनी ये कुछ शर्तें दी गई हैं, कंडीशंस दी गई हैं, अगर उनको हम सेटिस्फाई करते हैं तो इंडिया के रेजिडेंट बन सकते हैं। और अनदर कुछ नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कुछ ऐसी शर्तें हैं जिससे हम ये भी पता कर सकते हैं वो इंडिया का रेजिडेंट होने के साथ साथ किसी और कंट्री का भी रेजिडेंट रह सकता है। तो दिस इज नॉट इम्पॉसिबल कि पर्सन एट द सेम टाइम 2 कंट्रीज का रेजिडेंट ना हो। ऑलराइट, so let's see the very first point. Come to the very first point, status of an individual. We are talking about one part of a person, that is individual, कि ये शर्तें हैं जो उसको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। So there are 2 conditions जिसमें से एक भी अगर सेटिस्फाई करता है तो मान लिया जाएगा कि वो इंडिया का रेजिडेंट है। So there are 2 conditions that those conditions are he is in India in the previous year for a period of 182 days or more. वो इंडिया में पिछले साल जिसमें उसने इनकम अर्न करी है उसमें 182 डेज और मोर के लिए उसको इंडिया में स्टे करना होगा। Alright, and the other condition is he is in India for a period of 60 days or more during the previous year and 365 days or more during 4 years immediately preceding the previous year. So let's see ये कैसे संभव है, ये कैसे माना जाएगा। So suppose last year 2020 में वो की इनकम हम 2021 में उसमें असेस करेंगे। सो 2020 में उसको 60 डेज रहना पड़ेगा, रहा होना चाहिए, और उसके पहले के ईयर पहले के 4 साल होंगे जो सपोज 2019, 2018, 2017 एंड 2016, इन 4 ईयर्स में वो 365 डेज रहा होना चाहिए इंडिया में। इफ ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है देन ही इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया और एनी वन ऑफ द अबव कंडीशंस। इन दोनों में से अगर वो कोई भी कंडीशंस सेटिस्फाई करता है, ये 182 डेज और ये 60 डेज वाली कंडीशंस अगर कुछ भी वो सेटिस्फाई करता है देन उसको क्या मान लिया जाएगा, रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ऑलराइट, सो गाइज, बट देयर इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल कि 2 कंडीशंस में से एक कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हो तो आप इंडियन रेजिडेंट माने जाते हो। बट इसमें कुछ ऐसी कंडीशन है जो फुलफिल करनी पड़ेगी। दैट इज फर्स्ट वन कंडीशन कि इंडिया में 182 डेज के लिए अगर वो रहा है देन ये ही कंडीशन उसको फुलफिल करनी पड़ेगी। सिर्फ एक कंडीशन देन वो इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा, सिर्फ ये पहली कंडीशन।
दूसरी से हमें कोई मतलब नहीं है, बट फर्स्ट कंडीशन ये उसको फुलफिल करनी पड़ेगी, सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, देन उस तभी माना जाएगा कि वो इंडिया का रेजिडेंट है. सो एन इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, अगर वो एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस के लिए वो इंडिया से बाहर जा रहा है तो डेफिनेटली उसको 182 डेज का पीरियड लास्ट प्रीवियस ईयर में जिसकी हम असेस कर रहे हैं इनकम, उसमें रहा होना चाहिए इंडिया में. Then next point is an Indian citizen leaving India during the previous year as a member of crew. As a member of crew मतलब जो all the time they used to reside in the ships and all, मतलब उनको एक जगह से दूसरी जगह में जाना पड़ता है. जो एक क्रू का मेंबर है उनके लिए सिर्फ और सिर्फ यही कंडीशन है कि उनको 182 डेज का ही स्टे होना चाहिए. अगर वो स्टे करते हैं 182 डेज के लिए तो वो रेजिडेंट माने जाते हैं. और डेफिनेट इनका ये भी पर्पस है कि स्टे ऑफ इंडिया जिसमें डिपार्ट करते हैं इंडिया से और जो एंटर करते हैं इंडिया में, ये दोनों डेज स्टे में इंक्लूड किए जाते हैं. ओके. So the very third point is an Indian citizen or a person of Indian origin who comes to visit India during the previous year. So like जो हमारे पुराने बुजुर्ग होते हैं या बड़े होते हैं वो इंडिया छोड़ के कभी चले जाते हैं, बट उनका ओरिजिन इंडिया ही होता है. काफ़ी टाइम पहले से वो पुराने टाइम के इंडिया के रह रहे हैं, बट वो अभी वो चले गए हैं, आउट ऑफ इंडिया रिसाइड करते हैं वो, बट कुछ टाइम के लिए वो इंडिया विजिट करने आए हैं तो भी वो उनको 182 डेज की कंडीशन को ही फुलफिल करना पड़ेगा टू शो देयर रेजिडेंशियल स्टेटस एज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया. ऑलराइट. जो कि पेरेंट्स जिनके हो अनडिवाइडेड इंडिया, डेफिनेटली वी आर टॉकिंग हियर अबाउट इंडिया ओरिजिन, दैट इज अनडिवाइडेड इंडिया. जो अनडिवाइडेड इंडिया के जो लोग थे वो चले गए थे यहाँ से और वो विजिट करने आए हैं. ऑलराइट. ये उनके लिए कुछ एक्सेप्शंस थी. So other topic is determining if a resident is an ordinarily resident or non-ordinarily, and now there are two conditions. अगर इन दो conditions में से एक condition fulfill करते हैं then he is resident and ordinarily resident, but अगर नहीं करते हैं तो definitely he is resident but non-ordinarily resident. So first of all हमने देखा था कि वो दो conditions में से एक condition fulfill होगी तो वो resident माना जाता है, but उसके बाद भी ये दो conditions में से एक condition को fulfill करना पड़ता है. अगर वो करता है तो वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट माना जाता है, बट अगर नहीं करता देन डेफिनेटली ही इज रेजिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट माना जाता है. सो व्हाट आर द कंडीशंस? लेट्स सी. सो कंडीशंस आर ही हैज बीन रेजिडेंट इन इंडिया इन एटलीस्ट 2 out of 10 previous year immediately preceding the relevant previous year. लास्ट ईयर कौन सा था? 2020 के पिछले 10 सालों में से एटलीस्ट दो साल वो इंडिया में रहा होना चाहिए. फर्स्ट कंडीशन, पिछले 10 सालों में से 2 साल एटलीस्ट. सो 365 प्लस 365 डेज वो रहा होना चाहिए इंडिया में. द सेकंड कंडीशन इज ही हैज बीन इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 730 डेज और मोर ड्यूरिंग 7 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग रेलिवेंट ईयर. सो पहले वो 10 years का था, अभी ये 7 years में से 730 डेज वो रहा होना चाहिए इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर. मतलब 2020 के पहले के जो 7 साल माने जाएंगे उसमें से 730 डेज वो इंडिया में स्टे किया होना चाहिए, तभी हम उसको मान पाएंगे कि वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है. बट अगर नहीं फुलफिल करता देन ही इज रेजिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट. ऑलराइट. So guys, there are some points which we need to understand before calculating the residential status. It is not essential that stay should be at the same place or at the same time or as in a continuous position. So ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ सेम जगह पे अगर रह रहे हैं तो ही स्टे माना जाएगा, स्टेटस माना जाएगा रेजिडेंट का, या फिर हम कुछ दिन के लिए रुके और चले गए तो वो ब्रेक डाउन हो गया तो वो नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा. ऐसा कुछ नहीं है. आप कैसे भी रहो, बस आपको 182 डेज और जो भी कंडीशंस है वो आपको फुलफिल करनी है, सेटिस्फाई करनी है, दैट्स इट. ये कुछ एक्सेप्ट नहीं है कि आपको एक ही जगह पे रहना है या कॉन्टिन्यूस स्टेज में रहना है. नो. पीरियड वुड बी एनीथिंग. चाहे आप कॉन्टिन्यूस रह रहे हो, अलग डिफरेंट टाइप्स में रह रहे हो, आप डिफरेंट जगह पे रह रहे हो, कुछ दिन यहाँ कुछ दिन वहाँ रह रहे हो, इट्स ऑल फाइन. ऐसा नहीं माना जाएगा कि आप रेजिडेंशियल स्टेटस के वाइड स्कोप में नहीं आते हो. देयर वॉन्ट बी एनी सिमिलैरिटी इन योर स्टे. एनीथिंग कैन हैपन. कभी यहाँ कभी वहाँ ऐसे पॉसिबल है. द अदर पार्ट इज वेयर अ पर्सन इन इंडिया इज ओनली पार्ट ऑफ द डे. अगर कुछ टाइम के लिए दिन में रुक रहा है, से कुछ आवर्स के लिए वो यहाँ पे रुक रहा है, कुछ आवर्स के लिए अगर रुक रहा है, अगर आर्ली बेसिस में रह रहा है तो डेफिनेटली हम काउंट करेंगे इसके आवर्स, कितने आवर इसकी इंडिया में स्टे थी
और उसको आवर्स को हम डेज में कन्वर्ट कर देंगे, लाइक 24 आवर्स इंटू 1 डे, ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम काउंट करेंगे कि कितने दिन वो इंडिया में उसकी स्टे रही थी। ओके फाइन, सो ऐसे हम अपनी स्टे कैलकुलेट कर सकते हैं। So the other topic is determination of residential status of HUF. Now HUF का basically who is the head, कर्ता धर्ता हमारे वो HUF के हेड होते हैं। So everything जो भी डिसाइड करेगा कर्ता डिसाइड करेगा। ओके तो जो भी कुछ डिसाइड होगा वो कर्ता डिसाइड करेगा। कर्ता जैसे सिचुएशन में होगा वही सिचुएशन हमारे HUF फर्म की होगी। ऑल राइट, okay, so section 6 subsection 2, this section applies to Hindu undivided family. The distinction under this section is made as a Hindu undivided family is said to be the resident in India if control and management of its affair is wholly or partly situated in India. या तो सारा का सारा बिजनेस इंडिया में है, मतलब हेड ऑफ द बिजनेस सारा का सारा इंडिया में है, या फिर कुछ पार्ट इंडिया में है, तो भी उसकी रेजिडेंट स्टेटस कहाँ पे माना जाएगा, इंडिया का माना जाएगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज नॉन रेजिडेंट इन इंडिया इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज होली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। अगर सारा का सारा बाहर है देन डेफिनेटली ये आउटसाइड होगा, नॉन रेजिडेंट होगा। बट अगर इनसाइड है, होली या कुछ पार्ट भी है, तो उसको क्या मान लिया जाएगा कि वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। एंड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज सिचुएटेड एट अ प्लेस where the head, the seat and the directing power are stated. जहाँ पे हमारे कर्ता होंगे वहाँ पे हमारी रेजिडेंशियल स्टेटस की कैलकुलेशन होगी, जहाँ पे कर्ता होंगे, जहाँ पे उनकी पावर्स होंगी, वही हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करेंगे। ओके, दिस वाज फॉर द HUF. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, लेट्स सी। ओके, सो HUF के लिए भी सेम कंडीशंस दी गई हैं। रेजिडेंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जैसे हमने पढ़ा था कि देयर आर टू पर्सन के जो दो पार्ट्स हैं, इंडिविजुअल एंड HUF, इन्हीं का रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो सकता है, बाकी सबके लिए रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट है। ऑलराइट, सो इनके लिए भी सेम वो दो कंडीशंस हैं कि पिछले प्रीवियस ईयर के पिछले 10 सालों में 2 साल रहा होना चाहिए कर्ता इंडिया में, कंट्री में। ऑलराइट, एंड द सेकंड कंडीशन इज कि पिछले प्रीवियस ईयर से पिछले 7 सालों में 730 डेज उसको स्टे होना चाहिए इंडिया में, तभी उसका रेजिडेंशियल स्टेटस ऑर्डिनरी माना जाएगा। अगर वो इन दोनों कंडीशन में से किसी एक को या दोनों को ही रिफ्यूज करता है तो वो नॉन रेजिडेंट माना जाएगा विद फॉर्म। उसकी HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी क्या मानी जाएगी, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। और अगर इनमें से कोई एक एक्सेप्ट करता है वो ऑर्डिनरीली है, अगर नहीं एक्सेप्ट करता है, सेटिस्फाई नहीं करता है, देन वो नॉन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होगा। बट अगर वो फर्स्ट कंडीशन भी फुलफिल नहीं करता कि करंट अफेयर जो भी उनका कंट्रोल एंड अफेयर्स है वो नहीं है, देन वो इंडिया में नहीं है, देन कंप्लीटली ही इज नॉन रेजिडेंट पर्सन। ओके, देन अनदर टॉपिक इज, कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, लेट्स सी। X left India for the first time on May 20, 2003 during the financial year 2005 and 6. He came to India once on May 27th for a period of 53 days. Determine his residential status for the assessment year 2006 and 7. अभी यहाँ से डायरेक्ट क्लियर होता है, अभी पिछले 4 साल की तो बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहली कंडीशन थी वही देखेंगे कि 182 डेज में प्रीवियस ईयर में अगर स्टे है तो वो इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा, अगर नहीं है देन नॉन रेजिडेंट। सो यहाँ पे क्लियर कट दिया गया है कि वो 53 डेज के लिए ही रुका। सो डेफिनेटली 53 डेज है, 182 डेज वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, देन X इज नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। सो लेट्स सी द आंसर। सिंस X comes to India only for 53 days in the previous year, he does not satisfy any basic condition, so that's why he is non resident in India. Okay, see next, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, there is next another question. Let's see. This question is, X comes to India for the first time on April 16, 2003. During his stay in India up to October 5, 2005, he stays at Delhi up to April 10, 2005 and thereafter remains in Chennai till his departure from India. Determine the residential status for the assessment year 2006 and 7. अभी 5th of October को वो इंडिया में आया है 2005 एंड नो फर्स्ट टाइम वो अप्रैल 2003 में आया, 2004 में रुका, 2005 एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 2006 एंड 7. सो डेफिनेटली पिछला ईयर कौन सा होगा, 5 एंड 6. सो हमने देखना है 5 एंड 6 में वो कितना रहा, मतलब अप टू अक्टूबर 5 तक रुका है वो, अक्टूबर 5 तक।
अप्रैल 10 तक वो दिल्ली में था, मतलब 1 अप्रैल से हम अक्टूबर 5 तक जाएंगे। ओके, ऑल राइट। सो लेट्स कैलकुलेट कैसे करेंगे यार हम, लेट्स कैलकुलेट। सो वो कितने दिन रुका था इंडिया में, अक्टूबर में कितने दिन रुका वो, अभी अप्रैल से काउंट करेंगे हम, 30 डेज 30 एंड अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में से यहाँ पे हमारे पास है 5 डेज। सो टोटल डेज यहाँ पे, टोटल इन सबको मिलाकर हमारे टोटल डेज होते हैं 188 डेज, और अप्रोक्स 187 और 180 डेज होते हैं, 188। सो हमारी फर्स्ट कंडीशन बोलती थी कि 182 डेज और मोर का स्टे होना चाहिए। सो हेयर यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। सो हम कह सकते हैं कि एक्स इज द रेजिडेंट ऑफ इंडिया। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यहाँ पे हम सिर्फ रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट देखते हैं। सो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि अगर फर्म पार्टनरशिप फर्म है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, अगर उसका कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंड अफेयर्स का जो कंट्रोल है वो इंडिया में है होली और पार्टली, देन वो रेजिडेंट माना जाएगा। बट आउट ऑफ द इंडिया है देन दैट इज कंप्लीटली नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ऑलराइट, सिचुएटेड विद इन इंडिया देन वो क्या माना जाएगा, रेजिडेंट। बट अगर किसी भी फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्संस का जो भी बिजनेस है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है, वो सारा हमारा विद इन इंडिया है, तो डेफिनेटली वो क्या माना जाएगा, रेजिडेंट ऑफ इंडिया। बट अगर आउटसाइड इंडिया है, होली आउटसाइड इंडिया है, देन वो क्या माना जाएगा, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ऑलराइट, सो अभी है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी। सो गाइस, कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस भी सेम तरीके से देखा जाता है। सो यहाँ पे होता है पोएम, POEM, दैट इज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या देखा जाता है, हम बेसिकली देखते हैं यहाँ पे POEM, दैट इज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया में है होली और पार्टली, देन डेफिनेटली ये क्या माना जाएगा, रेजिडेंट ऑफ इंडिया। बट अगर आउटसाइड इंडिया है तो क्या माना जाएगा, ये दैट कंपनी, यानी कंपनी, पर्टिकुलर कंपनी इज नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, और यहाँ पे इसकी कोई भी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इलस्ट्रेशन। आई रियली लाइक इलस्ट्रेशन। इसका आंसर नहीं है, सो अभी हमको फाइंड आउट करना है। ए लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी, इट कैरीज ऑन बिजनेस इन न्यू दिल्ली एंड लंदन। न्यू दिल्ली में भी है इसका बिजनेस और लंदन में भी है। द एंटायर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, सब कुछ आउटसाइड इंडिया है। 80% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी इज फ्रॉम द बिजनेस इन लंदन। What is the residential status of A Limited? यार कंप्लीटली क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है द एंटायर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, मतलब POEM, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ पे है, आउटसाइड इंडिया। तो डेफिनेटली दैट कंपनी A Limited इज नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक इज रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एनी अदर पर्सन। एवरी अदर पर्सन इज रेजिडेंट इन इंडिया इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ हिज अफेयर्स इज होली पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया। ऑन द अदर हैंड अगर आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेजिडेंट माना जाएगा, इनसाइड इंडिया है तो रेजिडेंट माना जाएगा। दैट्स इट, देयर इज not ordinarily or non-ordinarily case, so here is resident and non-resident only. Okay, so for other persons, for Indian income it shall be taxable whether the person is resident or non-resident, doesn't matter. Indian income है, हम ही टैक्स लेंगे। ऑलराइट, हम पे कर रहे हैं आपको इनकम, तो टैक्स भी हम ही कलेक्ट करेंगे। ओके, फॉरेन इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया ओनली इफ अर्नड बाय रेजिडेंट इन इंडिया। अगर कोई इंडिया का रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, वो कोई फॉरेन इनकम अर्न कर रहा है, फॉरेन से इनकम अर्न करना है, तो उसका टैक्स इंडिया में भी पे किया जाएगा, ओके, सो वो इनकम यहाँ पे लेके आ रहा है, रेजिडेंट है वहाँ इंडिया का, तो उस पर इंडिया की तरफ से इनकम टैक्स डेफिनेटली चार्ज किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा, लेवी किया जाएगा। सो हेयर इज इंसिडेंस ऑफ टैक्स। कुछ क्वेश्चंस हैं, हम देखते हैं कैसे करेंगे। सो फर्स्ट इज इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया वेदर अर्न्ड इन इंडिया और एल्सवेयर। इनकम रिसीव इंडिया में हुई है, चाहे वो बाहर अर्न की है, करी है, नहीं करी है, डीम्ड है, जो भी है, बट
रिसीव्ड इंडिया में है, रिसीव इंडिया में करी है तो रेजिडेंट ऑर्डिनरली है, नॉन ऑर्डिनरली है, चाहे नॉन रेजिडेंट है, तीनों की इनकम पे टैक्स किया जाएगा क्योंकि वो इनकम इंडिया में रिसीव की गई है. ओके, सो द सेकेंड इज इनकम एक्रूज और अराइजेज और डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया. ये भी है, इंडिया में अराइज होगी, इंडिया में अराइज हुई है तो डेफिनेटली इस पे भी सबको पे करना पड़ेगा, चाहे वो रेजिडेंट है, चाहे वो नॉन रेजिडेंट है, चाहे ऑर्डिनरली नॉन ऑर्डिनरली, इसको टैक्स पे करना पड़ेगा. ऑलराइट, थर्ड इज इनकम विच एक्रूज और राइजेज आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया. हमने बोला था कि अगर कुछ भी इंडिया में है ना, कंट्रोल बिजनेस सारा कंट्रोल में इंडिया में हो रहा है तो डेफिनेटली इसकी इनकम पे टैक्स कहाँ पे पे किया जाएगा, इंडिया में. बट अगर ये नॉन रेजिडेंट है बिजनेस तो वो वहां पे उसको इनकम रिसीव हो रही है ना, चाहे वो बिजनेस इंडिया का है, नॉन रेजिडेंट के लिए ये इनकम टैक्सेबल आउट ऑफ द इंडिया है, ये इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी. इनकम विच एक्रूज और अराइजेज आउटसाइड इंडिया फ्रॉम एनी अदर सोर्स, इनकम विच एक्रूज और अराइज आउटसाइड इंडिया फ्रॉम एनी अदर सोर्स, या कुछ भी अदर सोर्स से हो रही है, जो रेजिडेंट है, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, उसको हर तरफ से पे करनी पड़ेगी, चाहे वो आउटसाइड इनकम है उसकी, चाहे इनसाइड इनकम है, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा. बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, ये आउटसाइड वाले इनकम पे टैक्स पे इंडिया में नहीं करेंगे. द नेक्स्ट इज इनकम विच एक्रूज और राइज आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द ईयर्स प्रोसीडिंग द प्रीवियस ईयर एंड रिमिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. जो रिसीव भी इंडिया में हुई नहीं है, आउटसाइड इंडिया है, सब कुछ इसका आउटसाइड इंडिया है, तो इस पे कोई भी टैक्स पे नहीं करेगा, ये बाहर ही होगी, इनकम का टैक्स बाहर ही कैलकुलेशन होगी, इंडिया में इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है. हाँ, मैंने बोला था कि जो रेजिडेंट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है वो उसको पे करना पड़ेगा, बट ऐसा है कि कुछ इनकम विच एक्रूज और राइज आउटसाइड इंडिया फ्रॉम एनी अदर सोर्स, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक मेंशन्ड नहीं है, बट यहाँ पे है कि इंडिया में रेमिट तो हुई है ना, सो दैट्स व्हाई ये टैक्सेबल नहीं है. So that's it for the today's video. If you like the video then hit the like button and take care. Bye bye.